हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। 17 फेब का आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम है बोर्ड का। तो आज हम जो करेंगे, ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो 2025-26 के लिए सीबीएसई ने अपलोड किया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या है। सेक्शन ए आपका जो 20 मार्क्स का आता है एमसीक्यू क्वेश्चंस, उनको कैसे सोल्व करना है। देखिए, वैसे तो इसकी आंसर की आपको गिवन है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर देखकर भी हम समझ नहीं पाते कि ये इसका सॉल्यूशन ये कैसे किया हुआ है, या काफी शॉर्टकट में भी हो सकता है वो, या फिर ऐसा होता है कि अगर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन विजुअलाइज फॉर्म में देख लें तो हमें थोड़े से और आइडिया भी मिल जाते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए आप भी साथ साथ पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इफ ए इज इक्वल टू, ए हमें दिया हुआ है 2 raised to the power 2 multiply by 3 to the power x, and b दिया हुआ है 2 raised to the power 2 multiply by 3 multiply by 5, and c दिया हुआ है हमें 2 raised to the power 2 multiply by 3 multiply by 7, and LCM हमें गिवन है a b c का, ये हमें दिया हुआ है 3780। देन x इज, तो x हमारा क्या होगा, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, a 1 है, b 2 है, c 3 है, एंड d इसका 0 है। तो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमारा x है a में हमारा x है और ये 3 टू द पावर x है। तो इनका जो एलसीएम गिवन है, मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, और हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमें ये 3 नंबर दिए हुए हैं और इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म भी दी हुई है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करते हैं, जैसे यहां पे 2 की पावर 2 है, यहां पर भी 2 की पावर 2 है, और यहां पर भी 2 की पावर 2 है। तो आप क्या करोगे, 2 की जो मैक्सिमम पावर वाला जो फैक्टर्स होगा वो आप एलसीएम में लेंगे। ऐसे ही 3 की पावर जो मैक्सिमम होगी वो आप एलसीएम में लेंगे। ठीक है, 3 की मैक्सिमम पावर ली जाएगी, ऐसे ही 5 की पावर मैक्सिमम ली जाएगी और 7 की पावर। तो क्या करते हैं, 3780 के फैक्टर कर लेते हैं, और इसके मैं फैक्टर किस तरह से करूंगा, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 378 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि एक 0 लगी हुई है तो 10 अलग से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 10 के मुझे फैक्टर पता है, 2 इंटू 5 होते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 अगर मैं करता हूं तो 150 और 78 का हाफ हो जाएगा 39, तो 189 हो जाएगा। 189 के मैं 3 से अगर फैक्टराइज करता हूं 189 को, तो ये हो जाएगा 63, और एक और 3 आएगा, फिर 21, फिर एक और 3 और फिर 7, तो ये हो जाएगा हमारे फैक्टर्स। तो यहां पर जो 2 की जो मैक्सिमम पावर बनेगी, ये 7 के साथ मल्टीप्लाइड है। 2 की जो 2 के जो पावर्स बनेंगी वो 2 की पावर होगी 2, 3 की पावर 1 2 3 3, और 5 की पावर 1 है, और 7 है, 7 की पावर 1 है। तो ये हमारे एलसीएम के फैक्टर्स आ गए। तो अगर 3 की पावर 3 है और यहां पर 3 की पावर x था, तो मुझे x की भी वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, यहां पर 3 की पावर 1 है और यहां पर 3 की पावर 1 है। अगर यहां पर 3 की पावर 3 होता तभी एलसीएम में 3 की पावर 3 लिया हुआ है। तो इसका मतलब जो आपकी जो 3 की पावर 3 है, ये आपकी x की वैल्यू होगी, तो आपका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में मैक्सिमम पावर्स वाले फैक्टर लिए जाते हैं। ऐसे ही अगर एचसीएफ दिया होता तो एचसीएफ में मिनिमम पावर वाले फैक्टर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो उसी तरह से आपको करना होगा। एलसीएम में मैक्सिमम फैक्टर्स लेने हैं, मैक्सिमम पावर वाले, और एचसीएफ में मिनिमम पावर वाले लेने हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें पूछा हुआ है, हमें 2,3 की y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम y एक्सिस, देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। वैसे तो मैं यहीं पर बता सकता हूं आपको, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर y एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर x एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो y की वैल्यू बतानी है। इसके लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये मेरा xy प्लेन है और यहां पर 2,3 दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
तो ये 2,3 मेरा यहां पर आ जाएगा, 2,3। ठीक है, तो आप ये देखिए एक्स एक्सिस से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी परपेंडिकुलर, इसका मतलब आपने वाई की डिस्टेंस बताई है। तो अगर एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो आप वाई की वैल्यू बताएंगे, अगर वाई एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो आप यहां से इस तरह से बताएंगे, तो ये एक्स की ही तो वैल्यू हुई, तो ये आप एक्स की वैल्यू बताएंगे। अगर वाई एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है तो आपकी ये वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 यूनिट। अगर एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी होती तो ये आपकी 3 यूनिट हो जाती, वाई की वैल्यू बतानी है। तो इसलिए अब यहां पर इसने वाई एक्सिस से पूछी है तो मैं एक्स की वैल्यू बताऊंगा, तो इसका आंसर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स और is the abscissa, value of abscissa. And if you ask the shortest distance from x-axis, then you will answer the value of ordinate y-axis. ठीक है, देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू का ही है। If the lines given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are not parallel, then k has to be। देखिए पैरेलल की कंडीशन में लगा लेता हूं, क्योंकि इसने बोला है कि ये लाइंस हमारी पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए पहले मुझे आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। जैसे ये 2 है इक्वल टू में दिया हुआ है, तो मैं इसको लेफ्ट में ले लेता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 2ky और 2 लेफ्ट में आके माइनस का 2 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो ये हमारी लीनियर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन की, ये और ये वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो हमारी जो कंडीशन होती है वो डायरेक्टली अगर मैं आपसे बात करूं, पहले मैं उसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैं बता चुका हूं कि क्या कंडीशन होती है। इसमें हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी कंडीशन होती है जब आपके जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मींस इसका जो ग्राफ आएगा दोनों लाइंस का पैरेलल होगा और इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होता इनका। ठीक है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि लाइंस एक दूसरे से मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां से आप a1 देखेंगे तो 3 आएगा, a2 देखेंगे तो 2 आएगा, b1 आपका क्या हो जाएगा 2k और b2 आपका 5 है और नॉट इक्वल टू -2 अपॉन +1। ठीक है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या देखना है, ये नॉट इक्वल टू क्या है, इसको देखते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। एक तो हमारी ये कंडीशन यहां से अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों से लेता हूं तो 15/4 आता है मेरा k, 15/4 मेरा k आ जाता है। ठीक है, ये देखिए 5 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये k आ जाएगा। और अगर इधर से फाइंड करता हूं तो इधर से मेरा k इज नॉट इक्वल टू -5 आता है। ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू क्या आता है -5 आता है। देखिए ऐसा है कि अगर k हमारा 15/4 आता है तो ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी और k हमें -5 नहीं लेना है। ठीक है, k हमें -5 नहीं लेना है, तो अगर ये -5 यहां पर ऑप्शन होता तो मैं ये भी बोल सकता था कि k आप -5 ले लीजिए। अगर -5 ले लेते तो ये हमारा इक्वल आ जाता। ठीक है ना, तो उसने पैरेलल को नहीं होने के लिए बोला है, तो इसका मतलब है हमारा जो यहां से k निकल के आया था वो आया था 15/4। ठीक है, 15/4 अगर मैं लेता हूं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर इसको नॉट इक्वल टू कर दूं तो फिर मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा ये यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो इसका मतलब है आपका जो k की वैल्यू 15/4 के इक्वल आई थी, आपकी जो k की वैल्यू यहां से 15/4 के इक्वल आई है, आप इसको बोल दीजिए कि ये इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल नहीं आएंगे, ये दोनों भी इक्वल नहीं आएंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर हमें थर्ड वाले की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर इसमें बी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें बी हो जाएगा। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इफ बीसी इज इक्वल टू 7। बीसी हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये पूरा सीडी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है एंड एडी 3 सेंटीमीटर है, ये हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तब हमें एबी फाइंड करना है, एबी फाइंड करना है और इसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 3 सेंटीमीटर, बी में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर।
अब हमें ए बी फाइंड करना है। अगर आपका कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो आपको याद आना चाहिए सर्कल की वो थ्योरम जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल के चैप्टर की, जो मैं आपको पहले अपना भी उसमें सर्कल वाले चैप्टर में करा चुका हूं। आप चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं। क्या थ्योरम हमें याद होनी चाहिए? द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ये ए पॉइंट है, जो ए वर्टेक्स है, इससे हमारी दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं। एक तो यहां पर ये, अच्छा इसका नाम दे देता हूं, जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये पी ले लेता हूं, ये क्यू ले लेता हूं, ये आर और ये एस। तो ये हमारा जो पी है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्यू आर और एस जो है ये चारों हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। तो यहां से हमारा एपी और एएस इक्वल होगा। अगर मैंने इसको सपोज करता हूं, मैं एक्स लेट कर लेता हूं, ठीक है, तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ए सर्कल, ठीक है। तो एपी और एएस इक्वल होगा, तब हमारा जो ये डीएस होगा ये क्या हो जाएगा? अब टोटल एडी मेरा कितना है? टोटल एडी मेरा 3 सेंटीमीटर है और इतना सिर्फ उसका पार्ट जो है एएस वो एक्स है, तो ये जो मेरा डीएस आएगा वो 3 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 माइनस एक्स। अगर डीएस मेरा 3 माइनस एक्स है तो डीआर भी मेरा 3 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी से बी एक्सटर्नल पॉइंट से डीआर और डीएस दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं एक सर्कल पर। अब ये 3 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा? अब टोटल 4 है तो 4 में से मैं 3 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखिए आप इसको गलती ऐसे मत कर देना कि 4 के बाद आपने माइनस लगाकर और 3 माइनस एक्स आप विदाउट ब्रैकेट अगर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट का यूज करना है और उसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स। तो हमारा ये एक्स प्लस 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आर। सी आर हमारा एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो फिर सी क्यू भी हमारा एक्स प्लस 1 होगा। सी क्यू भी हमारा एक्स प्लस 1 होगा। तब हमारा बी क्यू क्या आएगा? टोटल बीसी मेरा 7 है, टोटल बीसी अगर 7 है तो बी क्यू क्या हो जाएगा? बी क्यू मेरा हो जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको मैं ओपन करूंगा, ब्रैकेट से माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स और माइनस 1, तो ये बचेगा 6 माइनस एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा 6 माइनस एक्स। अगर बी क्यू मेरा 6 माइनस एक्स आएगा तो बीपी भी मेरा 6 माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, बीपी भी मेरा 6 माइनस एक्स आएगा। और जब मैं 6 माइनस एक्स में एक्स को ऐड करूंगा तो मेरा ए भी आ जाएगा। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, 6 माइनस एक्स में आप ऐड करेंगे एक्स को, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ए भी मेरी 6 यूनिट आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तैयारी जरूर करके रखें 10th के बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें फाइंड करना है। इसके ऑप्शन है एक्स, बी है एक्स स्क्वायर, सी है 2 अपॉन एक्स एंड डी है 1 अपॉन एक्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और सिर्फ ये 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इसको समझना है, इसको समझने के बाद, इसको देखने के बाद आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड हमें एक फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब अगर मैं बात करूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैं इसको 2 पार्ट्स में लिख सकता हूं, इसमें आइडेंटिटी रख सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरा इसका पार्ट हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और ये इक्वल टू 1 है। अब यहां से मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो वो है एक्स। तो अगर मैं इसको लिखता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह मैं एक्स लिख दूंगा मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 1, तो ये एक्स मेरा राइट में चला जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स। तो आपका ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए बच्चों ये एमसीक्यू का 6th क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है क्वाड्रेटिक की, आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज तो मैं आपको यहां भी बता देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो आपको यहां पर इजीली दिख रहा होगा कि जैसे ये भी मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पर भी मैक्सिमम पावर 2 है और यहां पर भी मैक्सिमम पावर 2 है
और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखेंगे जब राइट साइड में मैं एक्स प्लस वन की होल क्यूब की आइडेंटिटी को जब एक्सपेंड करूंगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहां पर कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो देखो यहां पर क्या बनेगा, मैं इस सी पार्ट को लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, और b हमारा 1 है, तो यहां से x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये 3x स्क्वायर प्लस का लेफ्ट में आके माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर की हमारे पास यहाँ पर टर्म मतलब अवेलेबल है, तो वो कैंसिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां देखो आप फोर्थ वाले पार्ट में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करके प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस का 2 और इजकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां पर आपका लीनियर फॉर्म बचेगा। इसका मतलब जो आपका राइट आंसर है वो डी है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमेशा आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके करेंगे, जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बात की हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अगर आप विदाउट स्टैंडर्ड फॉर्म के चेक करोगे तो हो सकता है कि आप इसको आंसर कर दो सी को, लेकिन ये गलत हो जाएगा आपका, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके ही चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 5 मुझे सर्कल दिए हुए हैं और ये जो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं इनके बीच में कोड है, कॉमन कोड, ये सभी सर्कल्स में गिवन है। और क्या गिवन है इसमें आप भी पढ़ सकते हैं इसको क्वेश्चन को। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो इसमें सभी सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है, जो गिवन डेटा है। Intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 सेंटीमीटर। तो जो ये कोड दी हुई है हमें, जो कॉमन कोड है दो सर्कल की, वो भी 1 सेंटीमीटर की है और रेडियस भी 1 सेंटीमीटर की है। देन टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन्स, ये डॉटेड रीजन्स हमें यहाँ गिवन है सारे, ये जितने भी हैं ये सब जो कॉमन एरिया है ये डॉटेड रीजन है, और इन सभी का मुझे एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम एग्जाम को सोल्व कर रहे हैं। तो मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है उसकी वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे इसको चेक करते हैं। अब ये हमारा सेगमेंट है, सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा होता है आर स्क्वायर विद इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 1, ये 60 से कैंसिल हो जाएगा 6 पर, तो ये बचेगा पाई अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 2, और साइन 30 भी मेरा 1 अपॉन 2 ही होता है, कोस 30 क्या होता है हमारा √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 विद इन ब्रैकेट पाई अपॉन 6 माइनस √3/8। तो क्या ये ऑप्शन में है या पाई की वैल्यू कुछ की हुई है? हाँ 1 अपॉन 2 नहीं होता है इस फॉर्मूले में, ये 1 अपॉन 2 आप हटा दीजिए, तो हम इसको 1 अपॉन 2 को अगर हटाएंगे तो ये आएगा √3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका ये डी ऑप्शन है, आप देखिए पेपर में ये डी इसका सही आंसर होगा। देखिए 7th में ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 7th में ही इसी का ये दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है जो किसी स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड होगा। ये एक मेरा स्क्वायर है और ये मेरा एक सर्कल है जो एक स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है। सर्कल की जो लेंथ है वो 6 इसकी स्क्वायर की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर ज्वाइन करता हूं तो ये हमारा सेंटर से पास होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एक फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फोर्थ है या जो भी फोर्थ जो भी होगा, उसमें हमें क्या गिवन था कि अगर एक सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। वहां से हम आप देखिएगा तो ये हमारा जब दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप ज्वाइन कराओगे तो वो डायमीटर से पास होगा, वो सेंटर से पास होगा। तो ये हमारा साइड हो गई। अगर 6 सेंटीमीटर तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो पाई और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पाई इसका आंसर आ जाएगा।
9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा। ये 7th का ही फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एमसीक्यू का ही है ये। ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। तो आपको यह दिया हुआ है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें दोनों का सम 8 ना हो। तो आपको देखिए, अगर सम 8 नहीं होगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा कि हमारा जो सम है मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा, 1 1 करके। ठीक है, अगर एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जाता है तो आपका जो मिनिमम सम आता है वो 2 आता है और मैक्सिमम सम आपका 12 आएगा, 6,6। ठीक है, तो इस तरह से मुझे ये फाइंड करना कि 8 ना आए, तो इसके लिए मुझे बाकी सभी का सम फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि 8 सम आने का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूं और उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो मुझे 1,7 चाहिए 8 लाने के लिए सम, लेकिन 7 तो होता ही नहीं है, तो फिर मुझे 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2,6 एक होगा मेरा पेयर, एक मेरा 3,5 आ जाएगा, 4,4 आ जाएगा, 5,3 आ जाएगा और 6,2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे 5 पेयर ऐसे बनेंगे जिसमें सम 8 आता है। तो टोटल पेयर 36 बनते हैं। अगर हम दो डाई को थ्रो करते हैं, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक पेयर ऑफ डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो हमारा टोटल जो प्रोबेबिलिटी के जो टोटल आउटकम्स बनेंगी, सैंपल स्पेस भी जिसको कह सकते हैं, तो वो हमारा 36 बनता है। ठीक है, अब सम अगर 8 आता है तो ऐसे 5 पेयर है, तो जिसका सम 8 नहीं आएगा तो ऐसे कितने पेयर हो जाएंगे? 36 माइनस 5, और टोटल हमारा 36 है। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 31/36। तो ऐसा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसमें दिया हुआ है आपका बी पार्ट। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2 sin 5x इजिकल टू √3 गिवन है, और हमें यहां पर दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है जो x है हमारा वो एक्यूट एंगल आना चाहिए। देन x की जो वैल्यू होगी वो ऑप्शन दिए हुए हैं, a हमें 10 डिग्री, b ऑप्शन दिया हुआ है 12 डिग्री, c ऑप्शन दिया हुआ है हमें 20 डिग्री, एंड d ऑप्शन दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अब देखते हैं जरा। ये जो 2 है, 2 sin 5x इक्वल टू √3 है। मैं इस 2 को अगर राइट में ले जाना चाहूं तो वो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में है। तो ये क्या हो जाएगा? sin 5x इक्वल टू √3, और ये मेरा डिवाइड में चला जाएगा, तो √3/2 हो गया। अब साइन की फॉर्म में मुझे ये याद करना होगा टेबल से कि √3/2 साइन की फॉर्म में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो ये हमारी होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ये भी मैंने आपको टेबल में बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक में। आप चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने टेबल बनानी सिखाई थी आपको। ठीक है, आप एक बार उसको जरूर देखें तो आपको पता चलेगा कि टेबल को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे बनाना सीखना है उसमें। ठीक है, बनाकर लिख तो आप बहुत जल्दी भी देते हो, लेकिन जो याद रखने की जो ट्रिक है वो मैंने उसमें बताई हुई है आपको, आप उसको जरूर देखें। तो यहां से मैं साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाता है, बट इसको ऐसे काट के शो मत करना, आप डायरेक्ट 5x थीटा को कंपेयर करा दो। आप दोनों का थीटा कंपेयर हो जाएगा तो 5x इक्वल टू 60 आ जाएगा, और x मेरा आ जाएगा 12। ठीक है, तो x मेरा 12 डिग्री आ जाएगा, 5 डिवाइड में चला जाएगा 60 के, तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से आपको करके देखना है ये। नेक्स्ट करते हैं 10 क्वेश्चन। The sum of two numbers is 12, 15 and their HCF is 81. Then the possible pair of such numbers are. देखिए 10 क्वेश्चन क्या है, दो नंबर का सम हमें दिया हुआ है 1215, और इन दोनों का जो HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ A, B वो दिया हुआ है हमें 81। ठीक है, तो हमें पॉसिबल पेयर्स बताने हैं, ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे, उनके क्या पॉसिबल पेयर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने जो HCF है इसको हम ऐसा करेंगे, दो नंबर का जो HCF है। अब आप बताइए जो HCF हम फाइंड करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, आप मुझे बताइए 8 एंड 18, या ऐसा करते हैं 8 एंड 28, इन दोनों का HCF क्या आएगा? इसके फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 2, और इसके फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 7।
तो आप जो एचसीएफ बताएंगे वो ये बताएंगे कि एक तो मेरा 2 की पावर ये 2 है दोनों में कॉमन, और एक और 2 है ये भी कॉमन। ठीक है, तो कॉमन हमारा आ गया 4। इसका मतलब है 4 हमारा एचसीएफ है, ये आप सबको पता होगा। अब जो 4 के बाद यहां पर फैक्टर बचता है वो बचता है 2, और 4 के बाद जो फैक्टर बचता है वो बचता है 7। तो आपको बस ये याद रखना होगा कि जो एचसीएफ है उसको हटाने के बाद हमारे जो ये दोनों फैक्टर बचेंगे उनमें कोई कॉमन नहीं होता है, उसमें कोई कॉमन नहीं होता, वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो अब इसका मतलब है कि जो हमारा ये एचसीएफ है ये हमारा 81 एचसीएफ है, और इसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, तो मैं उसको मान लेता हूं कि ये हमारा ए आ गया 81x। ठीक है, और जो हमारा बी आ जाएगा वो हो जाएगा 81y। ठीक है, ये हमारे दो नंबर आ गए। तो इन दोनों का जो सम दिया हुआ है 81x प्लस 81y, वो हमें दिया हुआ है 1215। क्या दिया हुआ है 1215। यहां से मैं 81 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा x प्लस वाई इजकल टू 1215। अगर मैं यहां से दोनों का कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचता है 2 प्लस 7। तो ठीक है, तो 4 इंटू 9 आएगा, ये 4 इंटू 9 आएगा। देखिए एग्जाम्पल को समझते रहिए तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये मेरा एचसीएफ हुआ था 4 दोनों का, मैंने 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास 2 प्लस 7 बचेगा। तो जो कि यहां पर मैंने x माना हुआ है और यहां पर y माना हुआ है, देखिए तो 81 डिवाइड में जाएगा तो x प्लस वाई इजकल टू 1215 अपॉन 81 आ जाएगा। तो इसको 9 से काट के देखते हैं, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। 9 से ये 9 जा पे जाएगा और 9 1 जा 9, 3 बचेगा, 9 3 जा 27, 4 बचेगा, 9 5 जा, और ये 9 से फिर जाएगा, 9 1 जा 9 और 4 9 5 जा 45। तो ये मेरा आ गया 15। अब मुझे 15, यहां पर मेरा 9 था, तो मुझे यहां पर 15 के दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम तो 15 ही बना रहे लेकिन वो आपस में को प्राइम होने जरूरी हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है 15 का सम, यहां पर कर लेते हैं। एक तो 15 हमारा क्या क्या हो सकता है, एक तो 1,14 हो सकता है एक पेयर। अब अगर दूसरा नंबर लेते हैं 2 और 13, तो 2 और 13 ये भी आपस में को प्राइम है। अगर मैं 3 और 12 लेता हूं तो दोनों में कॉमन फैक्टर है। 4 और 11 ले सकता हूं, 4,11 ले सकता हूं। 5,10 नहीं ले सकता, उसमें भी कॉमन फैक्टर है। 6,9 भी नहीं ले सकता, उसमें कॉमन फैक्टर 3 है। 7,8 ले सकता हूं, 7,8 ले सकता हूं, और फिर तो ये वापस रिपीट हो जाएंगे। तो हमारे 4 पेयर बन गए, ये 4 फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1,14 और 2,13 4,11 और 7,8। तो ओवरऑल हमारे 4 फैक्टर हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या ऑप्शन में है, इसमें आपको दिया हुआ है ए में 2 दिए हुए हैं, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, आपका आंसर सी होगा जिसमें 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है और इसका बेस हमें पता है सर्कल होता है, बेस इसका सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो इसका जो एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर वो 51 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स वॉल्यूम इज, और जो इसका वॉल्यूम है वो 85 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, if the area of the base of a right circular cone is 51 centimeter square and its volume is 85 centimeter square, then the height of the cone is given by। तो इसकी हाइट क्या होगी, तो देखिए वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये मैं आपको सारे जितने भी मेंसुरेशन के जितने भी फिगर्स हैं 2D हो या 3D हो उनके सब फॉर्मूले में आपको मेंसुरेशन के अपनी पुरानी वीडियो में मेंसुरेशन वाली वीडियो में करा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहां पर मुझे इसका बेस का जो एरिया गिवन था 51, तो यहां पर देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये जो पाई आर स्क्वायर है ये इसके बेस का ही एरिया हो गया। इसको मैं 51 पुट कर दूंगा तो मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी एच की 85। ठीक है, 3 से अगर मैं 51 को कैंसिल करता हूं तो 17 पे होगा, तो एच इजकल टू आ जाएगा 85/17, और 17 5 जा 85 होते हैं, तो एच मेरा 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और इसका जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा सही आपका। 12 क्वेश्चन देखते हैं, इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, इसके जो दोनों जीरोस हैं वो इक्वल हैं,
ठीक है, तो अगर सपोज करो अल्फा प्लस बीटा इसके दो जीरोज हैं, तो अल्फा इजकल टू बीटा है, अल्फा इजकल टू बीटा है। अगर दोनों जीरोज इसके लेता हूं तो अल्फा इजकल टू बीटा आएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो ये अल्फा प्लस अल्फा ही ले लेता हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, माइनस का बी अपॉन ए, तो टू अल्फा इजकल टू माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा, तो अल्फा इजकल टू माइनस का बी अपॉन टू ए हो जाएगा। और अगर बात करता हूं अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा दोनों की प्रोडक्ट, तो ये हमारी होती है सी अपॉन ए, तो ये भी हमारी अल्फा स्क्वायर इजकल टू सी अपॉन ए हो जाएगी। लेकिन अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, तो अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, तो माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर और इजकल टू ये सी अपॉन ए आ जाएगा। यहां से ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर इजकल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर इजकल टू सी अपॉन ए मल्टीप्लाई फोर ए स्क्वायर, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इजकल टू फोर ए सी आ जाएगा। बी स्क्वायर इजकल टू फोर ए सी, ये तो होता ही है, ये तो बी स्क्वायर इजकल टू फोर ए सी। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू जीरो हो जाएगा ना, दोनों आपके सेम है ना, तो इसका मतलब है रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू जीरो हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इजकल टू फोर ए सी आ जाएगा। अब हमें इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन में दिया हुआ है सी एंड बी मस्ट हैव अपोजिट साइन। अगर सी और बी के अपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा, सी एंड ए मस्ट हैव अपोजिट साइन, सी एंड ए के अपोजिट साइन होंगे, सी एंड बी मस्ट हैव। देखिए यहां से हम पता कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इजकल टू फोर ए सी है, तो बी आपका कैसा भी हो, बी का जो स्क्वायर है वो आपका पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर आपका पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है ए और सी की जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो या तो दोनों के साइन माइनस के होंगे तब पॉजिटिव आएगी दोनों की प्रोडक्ट, या दोनों के साइन नेगेटिव होंगे तब दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब है ए और सी के दोनों के साइन हमारे सेम होने चाहिए, तभी दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। तो इसका हमारा डी ऑप्शन होना चाहिए, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन, तो इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। ठीक है, आप इसको नोट करके रखेंगे। 13 में है द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज। चलिए इसको भी देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है जिसका एक कोई सेक्टर है, ये मैंने ले लिया है, और इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है ये 22 सेंटीमीटर गिवन है मुझे, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, यहां से मुझे क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। ठीक है, हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो लेंथ का फॉर्मूला है वो अलग निकाल दूंगा, जैसे पाई आर थीटा अपॉन 180 अलग निकाल दिया, यहां पर ये पाई आर थीटा अपॉन 180 तो मेरा एल हो जाएगा। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा क्या बचा, एक तो रेडियस बच गई है एक्स्ट्रा, आर की आर में मल्टीप्लाई करूंगा तो आर स्क्वायर आएगा, 360 में से 180 आ गया तो यहां पर फैक्टर बचा 2। ठीक है, तो ये तो मेरी लेंथ हो गई, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये मुझे दिया हुआ है 22 और आर मुझे दिया हुआ है 21 और अपॉन में 2, तो ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 11 पर, और 21 इंटू 11 231 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 231 का सी, तो हमारा सी आंसर ठीक होगा। ठीक है, 231 इसका आंसर है, ये हमारा सी ऑप्शन आएगा 13 का। 14 देखते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड है 14। 14 क्वेश्चन में है, एक ट्राइंगल एबीसी है 14 क्वेश्चन में, और ये हमें सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल डीईएफ के, सिमिलर दिया हुआ है ट्राइंगल डीईएफ के, जिसमें हमें ए बी, अच्छा मैं ट्राइंगल ही बना लेता हूं, एक ट्राइंगल एबीसी है और ये हमें दिया हुआ है डीईएफ के सिमिलर। ए बी हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, डीई हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, ईएफ हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, एफ डी 12 सेंटीमीटर है, एफ डी ये 12 सेंटीमीटर है,
देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए डीईएफ, एबीसी और डीईएफ सिमिलर दिया हुआ है, तो जब एबीसी और डीईएफ सिमिलर होता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि दो सिमिलर ट्राइंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो होता है, अगर मैं इसको P1 ले लेता हूं और इसको P2 ले लेता हूं, P1 अपॉन P2 उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन DE के इक्वल, या फिर BC अपॉन EF के इक्वल, या फिर AC अपॉन DF के इक्वल। तो P1 और P2 में से हमें क्या दिया हुआ है, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। P1 तो हमें नहीं पता, P1 हम ऐसे ही रख लेते हैं। तो P2 हमें पता है, देखिए तीनों साइड का सम ही इसका पेरीमीटर होता है 6 प्लस 9 15 प्लस 27, तो ये 27 हो गया। और AB अपॉन DE, AB अपॉन DE ये हमारा हो जाएगा 6 अपॉन 9, AB 6 है और DE 9 है, तो आपका जो P1 आएगा वो 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 27, 9 3 जा 27, तो P1 हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 इसमें आंसर है हमारा, सी आंसर है। ठीक है, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका पेरीमीटर का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के इक्वली होता है, और उनकी जो, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया का रेशियो का अगर क्वेश्चन आ जाए तो एरिया का रेशियो इनकी साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर ये एरिया का रेशियो पूछता तो मुझे कोई एक एरिया या तो गिवन होता या उससे रिलेटेड डेटा गिवन होता फाइंड करने के लिए, तो फिर आप इन तीनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। बस ये बात ध्यान रखनी है कि तीनों साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये आ जाए क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए तो आपको क्या करना है, एरिया का रेशियो हमारा तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी ए वोवेल इज, तो वोवेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वोवेल हमारा कौन कौन सा, ए है, ई है, आई है और फिर ए है। तो 1 2 3 4 4 हमारे लेटर्स हैं, तो ये हमारे जो है 4 लेटर्स हमारे वोवेल्स हैं। और टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर हमारे 11 है। ठीक है, तो 4 अपॉन 11 हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमें दी हुई है किसके इक्वल, 2 अपॉन 2x प्लस 1 के इक्वल। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 4 इजकल टू 22 आएगा, 8x इजकल टू 22 माइनस 4, 8x इजकल टू आ जाएगा 18, तो x इजकल टू आ जाएगा 18 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 4, तो ये हमारा x की वैल्यू है 9 अपॉन 4 जो कि आंसर बी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9 अपॉन 4। 16 क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये पॉइंट्स गिवन है 9,0, डी गिवन है 9,-6, सी गिवन है -9,6, -9,0, -9,0 एंड डी गिवन है -9,6। तो ये हमें बताना है कि ये किसके वर्टिसेस हैं, और इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ए हमें दिया हुआ है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखिए 16 क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला से जल्दी जल्दी फाइंड कर लेते हैं। ए बी हमारा क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस ए, 9 माइनस 9 तो 0 हो जाएगा, और -6 0, तो -6 का स्क्वायर ही हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 36 और इसका आंसर आएगा 6। बीसी की डिस्टेंस हमारी क्या जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराया हुआ है, आप वहां से चेक करके ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए जल्दी से जल्दी मेरे साथ। तो बीसी हमारा हो जाएगा -9 और -9 -18, -18 का स्क्वायर और प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो -9 और -9, 18 का स्क्वायर 324 होता है और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 6 360, 360 का रूट ये हो गया आपका 6 रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, 6 रूट 10 आंसर आ जाएगा। CD हमारा कितना होगा, CD -9 और +9 0, 6 माइनस 6, तो ये भी आपका 6 का स्क्वायर 36 ही आएगा। देखिए -9 और -9 और माइनस और फिर से -9 है, तो -9 इस तरह से करूंगा मैं, और प्लस 6 माइनस 0 है, 6 माइनस 0 का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा -9 और +9 का स्क्वायर, ठीक है, और +6 का स्क्वायर 36। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा हमारा, और ये 36 का 6 आ जाएगा, ठीक है। एक बार एडी और निकाल लेते हैं। एडी हमारा हो जाएगा -9 और -9 -18 का स्क्वायर +6 -0 तो 36। ये भी 324 + 36 आ गया, तो ये भी आपका 6√10 आएगा। इसका मतलब है एडी और बीसी आपके दोनों इक्वल आ रहे हैं, और एबी और आपका सीडी इक्वल आ रहा है। तो अपोजिट साइड जो है, जो अपोजिट पेयर्स हैं, मतलब दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि आपका ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका पैरेललोग्राम वाला कौन सा आंसर है, सी। सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा पैरेललोग्राम। देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। अच्छा, if each of the observation of a set is increased by 2 then the median of the new set। देखिए जब भी ये ऐसी बात करता है ना कि किसी मीडियन में कुछ ऑब्जर्वेशन में अगर ईच ऑब्जर्वेशन आपकी किसी भी नंबर से इंक्रीज की जाती है तो ओवरऑल भी मीन या मीडियन या जो भी उसने दिया है वो भी आपका उतना इंक्रीज हो जाता है। तो द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। if each of the observation of a set is increased by 2 then the median is also increased by 2। तो इसका ए आंसर आएगा आपका मीडियन भी 2 ही इंक्रीज होगी अगर आप उसकी हर ऑब्जर्वेशन में 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ये यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दी है फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो एक सर्कल पर ड्रॉ की गई है जिसकी रेडियस आपकी है, ये अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर, एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है किसी सर्कल पर जिसकी लेंथ 41 सेंटीमीटर है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज the length of tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center of the circle is। तो यहां से इसकी जो सर्कल से इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी ये हमें बतानी है। अच्छा सॉरी, ये हमें दी हुई है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल, एक टेंजेंट की लेंथ जो कि एक सर्कल पर ड्रॉ की गई है ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, जिस सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ, एक पॉइंट से जो ड्रॉ की गई है टेंजेंट, एक पॉइंट में पी ले लेता हूं, सर्कल से जो इसकी डिस्टेंस है वो आपकी 41 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ इसने, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से जो कितनी दूरी पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, इसके सेंटर से जो पॉइंट 41 सेंटीमीटर की दूरी पर है वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी। हमें बस इसमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए जो मैंने आपको टेंजेंट वाले लाइन में कराया हुआ है वीडियो में पुरानी, उसमें हमें यह पता होना चाहिए कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है हमारा 41, ठीक है, और रेडियस हमें 9 दी हुई है और टेंजेंट हमें फाइंड करनी है जिसे मैं x मान लेता हूं। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1681, और 9 का स्क्वायर माइनस करके इधर आएगा तो 81 आएगा, तो ये x स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा 1600 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x जब हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो x हमारा 40 आ जाएगा। तो 18 का जो हमारा आंसर आएगा वो a आएगा, जिसमें हमें 40 आंसर 40 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन है 18। अब 19 में आप डायरेक्ट देख लीजिए, 19 में मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ये असर्शन एंड रीजन के हैं, जिसमें 19 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, द नंबर 5 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ये बात बिल्कुल ठीक है। 5, देखिए जब भी हमें किसी नेचुरल नंबर के लास्ट में 0 लाना हो तो उसका एक 10 फैक्टर जरूर होना चाहिए, 10 फैक्टर होगा तभी उसमें लास्ट में 0 आएगा। 10 में हमारे दो फैक्टर बनते हैं 2 और 5,
तो अगर किसी नंबर में दोनों ही फैक्टर अवेलेबल हैं तभी उसमें लास्ट में 0 आ सकता है। अब यहाँ पर 5 की पावर आप कितना भी करेंगे तो आपका 5 लास्ट में एंड में 5 ही आता है, तो उसमें कभी 0 नहीं आ सकता क्योंकि इसमें 2 एक फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या दिया हुआ है, नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5। तो यहाँ पर इसका रीजन बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, इसका आंसर ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन ए। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। सेकंड में 20 में दिया हुआ है इफ कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1, और रीजन इसका दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी आंसर ठीक है, पर ये आपको मैं करके बता देता हूं, इसका भी ए ही आंसर आएगा। तो 20 हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे आज, एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एमसीक्यू को आप जरूर देखें, इससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन होंगे वो आप कर पाएंगे। एमसीक्यू है ये, 20 नंबर क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। इफ कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजकल टू 1 है देन हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a। ये फाइंड करना है, ये 1 लाना है। ठीक है ना, ये हमें 1 लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास जो गिवन है, आप इसको कोस ए को लेफ्ट में रख के ये कोस स्क्वायर ए को राइट में ले जाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचा कोस ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है हमारा साइन स्क्वायर ए। अब ये आया कैसे, ये ऐसे आया है क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। जब मैं कोस स्क्वायर ए को राइट में ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए हो गया। अब मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन टू दी पावर 4a। कोस स्क्वायर ए को आप वापस लिख सकते हैं यहां से, कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए राइट में जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं और ये मेरा साइन की पावर 4a है। साइन स्क्वायर ए को जब राइट में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव हो जाएगा और साइन की पावर 4a पहले से ही है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a इक्वल टू 1 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब है हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर के ए का इक्वल टू 1 का फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर, तो हमारा बी का भी ए ही आंसर आएगा। दोनों इसमें असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट हैं। और हमने जो ये अब क्वेश्चन एमसीक्यू के कर लिए हैं, ये हमारा सैंपल पेपर 2025-26 है। ये हमें सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। हालांकि इसकी आंसर की भी है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन समझने से थोड़ा सा हमें ये आइडिया भी मिल जाता है कि इससे रिलेटेड यदि कोई और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हम कर पाए। आप इसको ध्यान से देखें। अभी मैंने एमसीक्यू अपलोड किया है, अभी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट बी, सेक्शन बी, सी और डी को भी ऐसे ही बनाकर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी है शेयर और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।